चलिए पढ़ते हैं। आज हम कोशिका विज्ञान मतलब सेटोलॉजी सेटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका विज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कोशिका विज्ञान से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और फटाफट चलेंगे क्योंकि हमको बायोलॉजी खत्म करने के बाद और भी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं जो कि हम प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं। आप जब मन चाहे तब देख सकते हैं। बिहार एसएससी के लिए देखें या बिहार बीपीएससी के लिए देखें या आप कोई भी स्टेट का एग्जाम के लिए देखें, जरूर देख लीजिए। आपके कंपिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका जो है, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? कोशिका नाम जो है, सेल जो नाम दिया गया है, कौन जीव वैज्ञानिक हैं जिसने सर्वप्रथम दिया था? उनका नाम पूछ रहा है आपसे, तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही दिए थे। ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रचना जो है जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? बताइएगा कौन सी रचना जो है जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, वो बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप डी लगा दीजिए, सेंट्रीओला है। सेंट्रीओला जो लगाएंगे आंसर, आप डी आंसर लगाएंगे वो सही आंसर लगाएंगे। अगर बात करें तीसरे प्रश्न की, तीसरा प्रश्न की अगर बात करें तो तीसरा प्रश्न है कोशिका का ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस किसे कहा जाता है? बता सकते हैं कोशिका ऊर्जा गृह जो है जिसे पावर हाउस बोलते हैं किसे कहा जाता है? तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। सिर्फ मॉक टेस्ट हो रहा है, वन लाइनर में इसकी डिटेल की बातें करेंगे, बताइएगा। तो इसका आंसर का जवाब आपके सामने है, सी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, चौथा प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में अगर प्रोटीन संश्लेषण की बात करेंगे तो हम राइबोसोम को याद रखेंगे। किसे याद रखेंगे? राइबोसोम को याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांक है? सबसे बड़ा कोशिकांक है, बताइएगा कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांक पूछे, बताइएगा कौन सा है? पांचवें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी है, प्लास्टिड है। क्या है? प्ला अलग कर दीजिए, अस्टिड अलग कर दीजिए, प्लास्टिड है। ठीक है। अगर बात करें छठे प्रश्न की, तो छठा प्रश्न है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिका मतलब पौधे शेल की बात हो रही है, उसका बताइए बाहरी आवरण, जो बाहर के आवरण है उसे कहा जाता है या कहलाता है, क्या कहलाता है? बता सकते हैं। छठे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो छठे प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल कहते हैं। सातवां प्रश्न क्या है? सुनिए, सातवां प्रश्न है कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित, याद रखिएगा, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो घना जैसा जाल होगा उसे क्या कहेंगे ये बताना है। तो इसे अंतः प्रायद्रवीय जो है, प्रायद्रवीय जालिका कहते हैं, जालिका कहते हैं। आठवें प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो आठवां प्रश्न है अवर्णिक लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, मुख्यतः पाए जाते हैं। तो बताइएगा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये ल्यूकोप्लास्ट जो है कहाँ पाया जाता है? वर्णिक लवक जो है कहाँ पाया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जड़ों के सेलों में पाया जाता है। अगर हम बात करें नौवें प्रश्न की, तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है, वो कौन सा रंग प्रदान करता है? तो वो है क्रोमोप्लास्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रंगों की बात होगी, आकर्षण रंगों की बात होगा। तो अगर हम बात करें, 10वां प्रश्न है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग जो प्रदान करता है उसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, किसे? तो क्लोरोप्लास्ट को जानते हैं। अगर मान लीजिए आकर्षण रंग प्रदान करता है फूल और बीजों को, तो वो उसे कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। अगर हरा रंग प्रदान करता है पत्तियों को तो उसे कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। 11वां प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाएगा? बहुत सिंपल जवाब, बहुत अच्छे से जानते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। और पावर हाउस किसे कहते हैं बताइएगा जरूर, अभी जस्ट पढ़े आप। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न क्या है चलिए जानते हैं। ठीक है, तो 12वां प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में जो है अंतर पाया जाता है? तो एक ही चीज है, सेल वॉल के कारण मतलब कोशिका भित्ति के कारण, जो कि बी नंबर आपको दिख रहा होगा। इन दोनों में अंतर अगर जानना है तो कोशिका भित्ति, पौधे में कोशिका भित्ति होता है लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता। 13वां प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना होगा, गल्जी काय, गोल्जी काय भी बोलते हैं, गल्जी काय भी बोल सकते हैं। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है
बताइए इस चार ऑप्शन के हिसाब से गोल्जी काय का कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का कार्य है, ये हम जानते हैं, स्रवित करना, स्रवी करने का काम है इसे। ठीक है, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। अगर 14 प्रश्न की बात करेंगे, 14 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो कौन सा कोशिकांग जो है डीएनए रखता है? कौन सा सेल है भाई जो कि डीएनए रखता है? बताएंगे तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया रखता है, और इसी में श्वसन क्रिया भी होता है ना। डीएनए जहां रहेगा वहीं से होगा। ऐसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। 15वां प्रश्न है कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल क्या होती है बताइए? तो सेल वॉल जो होता है वो है पारगम्य होता है। क्या है? पारगम्य होता है। बात करें 16वां प्रश्न की, ये हम बता देंगे बाद में, अभी आगे चलिए। 16वां प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाएगा? 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। अगर बात करें 17वां प्रश्न का, तो 17वां प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किस में अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है निम्न में से किस में अनुपस्थित होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, जीवाणु में, आप अच्छे से जानते हैं। 18वां प्रश्न की बात करें, 18वां प्रश्न है प्रोटोप्लाज्मा जिसे जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मतलब प्रोटोप्लाज्मा का जो शब्द है वो बताइए सर्वप्रथम किसने बोला या किसने कहा, किसने किया था? बताइए 18वां प्रश्न का तो बी होगा, पुरकिंजे ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी पुरकिंजे ने किए थे, याद रखना है। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? बताइएगा, प्रोटोप्लाज्मा जो है जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यही आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी 19वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी होंगे, यही कहे थे। कौन कहे थे? हेक्सेल जी कहे थे। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए 20वां प्रश्न की हम बात करते हैं, तो सुनिए 20वां प्रश्न है कि डीएनए हेलिक्स, ठीक है, डीएनए हेलिक्स का प्रारूप जो है प्रस्तुत किया। तो डीएनए हेलिक्स का प्रारूप जो है मॉडल जो है प्रस्तुत किया, किसने किया ये बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी वाटसन और ग्रीक ने किए थे। वाटसन और ग्रीक किए थे। 21 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो कोशिका का क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, वो बताइए कहाँ होती है? तो केंद्रक द्वारा होता है। ये जान लीजिए किसके द्वारा होता है? तो केंद्रक द्वारा। अगर 22वां प्रश्न की बात करें तो गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। तो गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम शब्द प्रदान किए, कौन बोले भाई? कौन शब्द ऐसा जो है प्रयोग किए या प्रदान किए? तो 22वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वो हमारे ऑप्शन नंबर बी हैं, वाल्डेयर हैं। कौन है? वाल्डेयर जी हैं। चलिए और 23वां प्रश्न का क्वेश्चन है अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की, तो किसने की बताइएगा? तो इनका नाम बी देख रहे होंगे, पोर्टर ने किए थे, ये जरूर ध्यान किया, पोर्टर हैं। 24वां प्रश्न की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की कौन किए थे? दो व्यक्ति का नाम है, उनका नाम बताना है। तो वो थे हमारे नॉल और कौन है? रस्काल। ठीक है, सुनिए फिर से। 24 क्वेश्चन नंबर है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, तो ये करने वाले ऑप्शन नंबर ए हैं, नॉल तथा रस्का हैं, याद रखिएगा, रस्का का नाम आता है। अगर बात करें 25 क्वेश्चन नंबर की, तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जो है किसमें अनुपस्थित होगा? एब्सेंट होगा, बताएंगे? तो ये हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, जीवाणुओं में होता है, बैक्टीरिया में होता है। अगर बात करें 26 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो सर्वाधिक संख्या जो कि 2Na, ठीक है, में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बताइएगा सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं ये आप बता सकते हैं। तो आप जानते हैं मनुष्य में 46 होते हैं, क्या ये सत्य है? आप बताइए। तो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे, ओफियो। याद रखिएगा, ओफियो ग्लोशस में पाया जाता है। याद रखिएगा, ओफियो ग्लेशस में पाया जाता है सबसे ज्यादा क्रोमोसोम। ठीक है, अगर बात करें 27 क्वेश्चन नंबर कि जीवन का भौतिक आधार है, तो जीवन का भौतिक आधार है, बताइएगा जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार हमारा प्रोटोप्लाज्मा है। क्या है? प्रोटोप्लाज्मा है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। अगर बात करें हम लोग 28 क्वेश्चन नंबर का, निम्नलिखित में सबसे छोटा या छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सा है?
तो सबसे छोटी कोशिका हमारा माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गए आपके क्लियर 28 कोशिका सेल। अब चलिए हम बात करते हैं पारिस्थितिक इकोलॉजी। इसी में आपको पॉल्यूशन का भी क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आपका जो चलने वाला है जंतु विज्ञान की शाखा, जो कि वो भी खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान में, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा। मतलब वातावरण और जीवधारियों के बीच का जो अंतर होता है या जो भी अभिक्रिया होता है उसका अध्ययन को कहेंगे, क्या कहेंगे, किस अध्ययन में डालेंगे बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर बी होगा, पारिस्थितिकी में डालेंगे, इकोलॉजी में रखेंगे। अगर बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, दूसरा प्रश्न की बात करेंगे तो पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो अगर पूछे आपसे कि पारिस्थितिक जो है, इको जो शब्द है इकोलॉजी, उसको सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कौन, किसको जाता है भाई कि प्रतिपादित किए थे, मतलब बोले थे, कौन बोले थे, है ना, यही सवाल है। तो दूसरा का डी आंसर जो देख रहे हैं आप, हैकल को जाता है, यही बोले थे। ठीक है। अगर बात करें हम तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न है पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम को ही बोला जाता है। तो पारितंत्र जो है शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित कौन किया है, जैसे कि पारिस्थितिकी को इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन जो किए थे उनका श्रेय जाता है हैकल को। उसी तरह इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रतिपादित कौन किए, यही पूछ रहा है आपसे तीसरा प्रश्न। तो ये किए थे नाम है एजी, ऐसे याद रखिएगा, एजी टेंसले का नाम आता है, एजी टेंसले का नाम आता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चौथे प्रश्न की अगर बात करें तो परितंत्र के जो है दो घटक होते हैं। परितंत्र के दो घटक मतलब इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं। तो कौन कौन होते हैं ये ऑप्शन के हिसाब से ही बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी, जीवीए और अजीवीए। पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, पांचवा प्रश्न है निम्न में कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है। अजीवीय घटक है बताइए पारितंत्र का मतलब इकोसिस्टम का। तो इसमें आपको बताना है मानव क्या जीवीय है, अजीवीय तो नहीं है, लेकिन आपको बताना है। तो जल जो है अजीवीय है। ठीक है, ये भी। छठे प्रश्न की अगर बात करें तो छठे प्रश्न में आगे तो पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर नीचे दो ऑप्शन और हैं जो कि छोटा है, जूम कर दूंगा। किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग होता है। अगर इकोसिस्टम में अगर ऊर्जा प्रवाह करना है तो उसका सही मार्ग क्या होगा, सही रास्ता क्या होगा, बता सकते हैं। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक होगा, है ना। जैसे उत्पादक जो करने वाला है और शाकाहारी फिर है, तो उत्पादक के बाद शाकाहारी, शाकाहारी के बाद मांसाहारी, मांसाहारी के बाद अपघटक, खत्म हो गया। का जो है बनाया गया है पारितंत्र का, इकोसिस्टम का नियम है, ये जरूर ध्यान रखना होगा। सातवें प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो सातवां प्रश्न सुनिए क्या है। सातवां प्रश्न है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो उपभोक्ता जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से कौन होगा। अभी जस्ट पढ़े हैं उत्पादक, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, तब अपघटक होगा। तो सबसे प्रथम अगर पूछ रहा है प्राथमिक स्थान पे तो आप अच्छे से जानते हैं कि शाकाहारी होगा। चलिए आठवें प्रश्न है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होगा, ऊर्जा का बताइएगा, एनर्जी का। तो आठवें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आठवां प्रश्न का होगा सूर्य का प्रकाश हमारा प्राथमिक होगा, मुख्य स्रोत होता है। बताओ नौवां प्रश्न, किसी पारितंत्र में मतलब इकोसिस्टम में सबसे बड़ी संख्या होती है तो वो होता है हमारा प्राथमिक उत्पादकों की होती है। किसकी होती है, प्राथमिक उत्पादकों की होती है। अगर बात करेंगे 10वां प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 10वां प्रश्न है मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति जो पाई जाएगी वो तो हमारा जानते हैं सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो वही आंसर आपका डी होगा, यही तो आंसर होगा। मैंग्रोव वन के बारे में जानते हैं आप। अगर बात करेंगे 11वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 11वां प्रश्न भी मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। तो मैंग्रोव वनस्पति का अगर मुख्य घटक पूछ दे तो आप बताइएगा राइजोफोरा है। क्या है, राइजोफोरा है। 12वां प्रश्न की बात करें, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। तो समुद्र के किनारे की वनस्पति जो कहलाती है उसे क्या कहेंगे, किस भीद में रखेंगे। तो हम रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, लवणोद भीद में रखेंगे, क्योंकि समुद्र के किनारे मतलब नमकीन पानी, तो लवणीय होगा। आगे बात करेंगे हम 13वां प्रश्न की बात करें, न्यूनीकृत पत्तियां और धंसे हुए रंध्र
किसके प्रमुख लक्षण होते हैं? पत्ती और धसे हुए जो रंध्र होते हैं, वो बताइए किसके प्रमुख लक्षण होते हैं, किसके अंतर्गत होते हैं? आपको बताना है 13वां प्रश्न का। तो ये हो गया डी, शुष्कोद्भिद। जैसे ही न्यूनीकृत की बात होगी, और न्यूनीकृत मतलब कि बहुत रेयर, आपके सूखे जगह पे जो उगता है, सूखे क्षेत्र में जो फसल उगता है, सूखे क्षेत्र में जो उगता है। आपका जो है 14 प्रश्न क्या है कि यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? बताइएगा, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? बताइएगा, 14 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन होगा। अगर हम बात करेंगे 15वां प्रश्न की, तो अधिपादप क्या है? अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर, कहां पे पाए जाएंगे? बताइएगा, वो पादप बताइए, पौधे बताइए जो कि वैसे स्थान पे पाए जाएंगे जहां क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो ये होगा आपका वर्षा पूरे वर्ष होती है, पूरे वर्ष जहां वर्षा होती है। आगे बात करते हैं हम 16वां प्रश्न की बात करें, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। तो संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम है, क्या है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे सागर। सागर ही हमारा इकोसिस्टम का सबसे बड़ा पारितंत्र में आता है, मतलब इकोसिस्टम का है। 17वां प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का जो बहाव होता है उसको रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है? तो ये वन रोपण द्वारा ही कर सकते हैं, संभव है। मृदा को रोकना है, मिट्टी को रोकना है। तो 18वां प्रश्न है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम, बताइए क्या होगा? जब हम बकरी का मांस खाएंगे तो इस किस कैटेगरी में होगा? क्या उपभोक्ता में आएंगे? प्रथम उपभोक्ता में आएंगे, द्वितीय में आएंगे, तृतीय में आएंगे? ये तो पूछ रहा है आपसे। तो हम द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे क्योंकि मांस खा रहे हैं ना, है कि नहीं? चलिए, प्राथमिक अगर आएंगे तो वो आप शाकाहारी हो जाएंगे। 19वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट, हाइड्रो मतलब पानी, पानी मतलब जलीय पौधे को कहेंगे, यही होगा ना? अनुमान लगाइए। तो हाँ, एकदम सही, एक जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट। हाइड्रो मतलब होता है पानी। 20वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरुदभिद है? तो कौन सा पौधा ऐसा है जो कि मरुदभिद है? बताएंगे। तो 20वां प्रश्न का सी, करील है। आप कोई भी एग्जाम देने ज्यादा कर सकता हूँ, 100% बोल सकता हूँ कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन आपसे अगर मान लीजिए इकोसिस्टम से अगर 22 क्वेश्चन है तो इसमें से 3 क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट आता है। 21वां प्रश्न है, सुनिए, 21वां प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब पानी, मैंने बोला, अपोनिक्स संबंधित है। तो अब बताइए क्या है? तो ये मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। तो मिट्टी के बिना मतलब पानी में ही होगा ना, पानी में उगने वाला पौधा, उसी की बात हो रही है। तो मिट्टी के बिना, मृदा के बिना पौधे जो वृद्धि करते हैं समुद्र में ही करते हैं बहुत सारे। चलिए, 22वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ना? 22वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इकोलॉजी का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहिएगा? तो ये कहिएगा ज़ीरोफाइटस। क्या कहिएगा? ज़ीरोफाइटस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से संबंधित जो सवाल बनेंगे हम वो भी खत्म करेंगे और फटाफट करेंगे, ये भी हमारा 19 है। उसके बाद हमारा जंतु विज्ञान की शाखा चलेगा, जो कि वो भी अलग टॉपिक चलेगा। देखिए, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक बताइए है। तो वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है, कौन है? बताएंगे, जरूर से जरूर बताइए। तो ये हमारा लाइकेंस तथा मॉस है। कौन है? मॉस है। दूसरा प्रश्न है कि मुख्य वायु प्रदूषक होते हैं। तो मुख्य वायु प्रदूषक कौन होता है? बताइए। मुख्य वायु प्रदूषक आपका CO होगा। क्या होगा? CO होगा। आप बताइए। तीसरा प्रश्न, हरित गृह गैस मतलब ग्रीन हाउस गैस कहलाने वाली गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है, कहलाने वाली गैस का जो है सूत्र दिया हुआ है, आपको बताना है कैसे है। तो आप जानते हैं क्या क्या है? तो CFC है, आप जानते हैं, एक तो ये हो गया। और बताइए क्या होगा? तो हम जानते हैं CFC है, CO2 होगा, CH4 होगा, मीथेन का है, NO2 होगा। ये तीनों है, और तीनों का अगर आप हिंदी जानते होंगे तो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लोरोफ्लोरो का जानते हैं आप, CO2 का जानते ही होंगे, CH4 का जानते हैं, NO2 का। कमेंट बॉक्स में करिएगा तो आपको ही याद होगा। अगर बात करें हम चौथे प्रश्न का, कौन सी गैस जो है पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक योगदान करती है? तो हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव जो गैस होता है उससे बताइए सर्वाधिक योगदान प्रदान करती है, मतलब योगदान करती है। तो कौन करती है ये बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। पांचवा प्रश्न है कि मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए, मेट्रोपॉलिटन जहां मेट्रो है, गाड़ी है, वाहन है, तो वहां पे स्वचालित वाहन से ही तो प्रदूषित हो रहा है ना, और क्या? ठीक है।
छठा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है हीमोग्लोबिन से जो है संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो सीओ जो है, आप जानते हैं सीओ का नाम सुने हैं। देखिए यहाँ पे जो सीओ देख रहे हैं, कोबाल्ट जो देख रहे हैं, ये अगर अधिक मात्रा में होगा तो ये विषैले पदार्थ बनाती है, इसलिए सीओ आंसर सही होगा। चलिए सातवां प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है, ये बताएंगे आप। तो ऑप्शन नंबर ए सीसा के कारण होता है। किसके कारण? सीसा के कारण। आठवें प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ावा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो वो कौन सा करता है ये बताइए आठवां प्रश्न का। तो सी होगा कैडमियम। क्या होगा? कैडमियम है, मिनी माता रोग होता है। तो मिनी माता रोग जो होता है वो कैसे होता है बताएंगे। मिनी माता रोग जो है कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। ये भी जान गए आप। 10वां प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, 10वां प्रश्न है कि जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? तो जल प्रदूषण को अगर मापना है तो कौन सी जांच होगी, बता सकते हैं? 10वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक है, अगर हम बात करें कौन सा, बात करें 11वां प्रश्न की, तो 11वां प्रश्न क्या है सुनिए। डीडीटी होता है, तो डीडीटी जो है क्या होता है बताइए। डीडीटी क्या होगा? तो डीडीटी जो है हमारा अजीवीय अपघटनीय प्रदूषक है। ठीक है, अजीवीय अपघटनीय प्रदूषक है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप जान गए। अब बात करते हैं 12वां प्रश्न का। तो 12वां प्रश्न है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से होता है। तो क्या होता है, कौन सा कैंसर होता है ये बताइए जो सूर्य के किरण से आता है, बताएंगे 12वां प्रश्न का। तो ये होता है त्वचा का कैंसर, सूर्य के प्रकाश से ही तो होता है। 13वां प्रश्न है नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है तो कैसे की जाती है? तो ये बताइए। तो O2 की घुलनशील जो घुली हुई मात्रा से की जाती है। डी हो गया। 14 प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वायु को प्रदूषित नहीं करती है, कौन नहीं करती है? तो ये NO2 करती है। NO2 जो है नहीं करती है। 15वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो है स्थित है, कहाँ स्थित है बताएंगे 15वां प्रश्न का। तो ये नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर कहाँ है बताइए, किस राज्य में है ये तो बता सकते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। अगर बात करें 16वां प्रश्न का, तो मानव जाति पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो मानव जाति पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है बताएंगे। तो ये होता है पर जैविक होता है, मानव द्वारा जो प्रदूषित होता है ना। अगर 17वां प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सी गैस जो है वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मानी जाती है। CO2 याद रखिएगा और CH4 माना जाता है। समझ गए। अगर बात करें 18वां प्रश्न का, तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, क्या अवशोषित करती है? तो अल्ट्रा वायलेट किरणें अवशोषित करती है। अगर 19वां प्रश्न का बात करें और अंतिम प्रश्न है तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण किस प्रदूषण के कारण होती है बता सकते हैं? तेजाब वर्षा बता सकते हैं? तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा होता है। नाइट्रेट ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण से होता है तेजाब वर्षा। क्लियर हो गए। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आएंगे जंतु विज्ञान की शाखा। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे।